होगा। और हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों का स्वागत है आज के मासिक शिक्षक ऑनलाइन गोष्ठी में। बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आज आपके साथ हम लोग साझा करेंगे, फीडबैक भी प्राप्त करेंगे। अ, अभी अगले 2 मिनट में हम इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। मैं सभी शिक्षक साथियों से आह्वान करूंगा कि वो प्रतिभाग करें और अपने साथियों को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें। मैं इस शैक्षिक सत्र के मिड सेशन के दौरान इस गोष्ठी का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। ये मौका है कि अभी पहले 6 माह में जो गतिविधियां हुई हैं, जो हम लोगों को सफलता मिली है, या कुछ चीजों में हम लोग लक्ष्य के पीछे चल रहे हैं या असफल रहे हैं, उसका जायजा लें, स्वमूल्यांकन करें और अग्रतर सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए इस शैक्षिक सत्र के हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण करें। और जो स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे टीम भावना से हमें काम करनी है, उसको और सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़े। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि सभी शिक्षक साथियों का, अधिकारियों का निरंतर क्षमता वृद्धि हो, निरंतर उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उसको बेहतर बनाने की गतिविधियां संचालित हों, और एक नए कार्य संस्कार के साथ टीम वर्क की भावना से हम लोग हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य, चाहे वो कायाकल्पित विद्यालय या निपुण प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में आगे बढ़े। इसमें हर एक टीम मेंबर का, शिक्षक साथी का, अधिकारियों का योगदान अति महत्वपूर्ण, अति अमूल्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम कड़ी में खड़े हुए हमारे शिक्षक साथी भी हमारे सभी योजनाओं की जानकारी भलीभांति रखें, उसको गहराई में समझ रखें और एक दूसरे के साथ निरंतर साझा भी करें और प्रयासरत रहें कि अनुशासन के साथ विद्यालय संचालित करें, कटिबद्धता के साथ पाठ्यक्रम को संचालित करें, कक्षाओं का संचालन करें और एक आत्मीयता के साथ बच्चों के और अभिभावकों के साथ संबंध बनाए रखें। आज एक एजेंडा सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, मेरे द्वारा और हमारी टीम के साथियों द्वारा, चाहे वो कायाकल्प में आपकी केंद्रीय भूमिका हो, या एकेडमिक कार्यों में आपकी केंद्रीय भूमिका हो, डीबीटी व्यवस्था में आपकी केंद्रीय भूमिका हो, और जो डिजिटल सामग्री आपको प्रेषित किया जा रहा है, टैबलेट, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, चैटबॉट आदि, उन सभी में आपको किस तरह की कार्रवाई करनी है, क्या नेतृत्व प्रदान करना है और किस तरह महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालित करते हुए अपने स्कूल को निपुण विद्यालय, आदर्श विद्यालय के रूप में खड़ा करना है। अभी जो फील्ड रिपोर्ट्स कुछ आई थी, निरंतर यहां से टीम जाती रहती है, हम सभी जाते रहते हैं और फीडबैक प्राप्त करते हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है। हमारी करीब परिकल्पना से कहीं दूर है हमारी वास्तविक स्थिति दरअसल पे। विद्यालय समय से ना खुलना, समय से पहले बंद होना, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सही रूप से ना संचालित होना, मिड डे मील के संचालन में कमी पाया जाना, छात्रों की उपस्थिति में सुधार की आवश्यकता, शिक्षकों के बीच में टीम वर्क, क्लासरूम का आवंटन, हमारे शैक्षणिक सामग्री का उपयोग की स्थिति, हर एक बिंदु में बहुत गहराई में और बहुत विस्तार में हमें काम करते हुए परिणाम देने हैं। इसीलिए ये गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये प्रेजेंटेशन आपको पहले से साझा किया गया है। इसके हर एक पन्ने पे, हर एक बिंदु पे अपने जनपद की, अपने ब्लॉक की स्थिति को गहराई से समझ लें। निपुण भारत मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से बीईओ लोग, बीएसएस और सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और हमारी एकेडमिक टीम इसको जान लें और अपनी टीम भावना देखें। अगर कहीं ये कोई ये सोच रहा है कि मेरा लक्ष्य नहीं है, ये विभाग का लक्ष्य है, तो ये हमारे कार्य संस्कार पे बड़ी आलोचना है। सभी एआरपीस को इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य दिए गए हैं कि वो कम से कम अपने 10 नॉमिनेटेड विद्यालयों को निपुण बनाए। सभी शिक्षक संकुल अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे, जिसकी पहले सेल्फ असेसमेंट हो रहा है और उसके बाद उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट हो रहा है। ये मूल्यांकन हो रहा है आपका और हम सबका कि क्या हम इन विद्यालयों को बना पा रहे हैं कि नहीं। कायाकल्प में सभी विद्यालयों का थर्ड पार्टी सर्वे होगा 2 बार इस वित्तीय वर्ष में, अभी आगे नवंबर में और फिर फरवरी मार्च में। और संतृप्तिकरण नहीं होगा तो हम शासन के समक्ष हमारे रिपोर्ट कार्ड जब प्रेषित करेंगे तो उत्तरदायित्व के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। पीपीटी में विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हर एक बच्चे को पैसा हस्तांतरित हुआ है कि नहीं, इसका आधार ऑथेंटिकेटेड आईटी प्रमाणीकरण हमारे पास रहेगा। ये सब लक्ष्य व्यक्तिगत भी हैं, सामूहिक भी हैं और विभागीय लक्ष्य भी हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अब इन लक्ष्यों को बहुत गहराई में समझे, क्योंकि इस साल का मूल्यांकन बहुत गहराई में होगा और बहुत प्रभावी रूप से होगा। चाहे वो जिले के डीएसए का हो, ब्लॉक लेवल पे बीईओ का हो, या स्कूल हेडमास्टर का हो, या सरकारी टीचर का हो। साथ ही अगर हमारे विभिन्न तरह के मूल्यांकन प्रक्रिया, चाहे स्पॉट असेसमेंट हो, सैंपल असेसमेंट हो, या थर्ड पार्टी असेसमेंट में तभी सामग्री का उपयोग ना होते हुए मिलना, या टीम वर्क ना होते मिलना, या असमंजस की स्थिति, या शिक्षकों द्वारा नदारद रहने की प्रक्रिया सामने आई, तो उसके लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी कुछ जनपदों में जब हम लोग ने टीम भेजी थी, तो कुछ तथ्य ऐसे भी मिले जो इस पवित्र कार्य को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई की जाए। कृपया करके जो विभाग के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं शासन द्वारा, उसको पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने विद्यालय को पूरा कराएं, क्योंकि हर एक विद्यालय की मॉनिटरिंग करने की तकनीकी क्षमता विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हमें उपलब्ध है। और इस शैक्षणिक सत्र में ये एक क्रांतिकारी बदलाव होगा कि हर एक विद्यालय का मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में रहे। इसलिए जो प्रशिक्षण अभी चलेगा उसको बहुत अहमियत देते हुए, बहुत कटिबद्धता से उसमें प्रतिभागिता करना है। उसमें दी गई जानकारियों को प्राप्त करना, अभी मैं हैरान हो जाता हूं कि इतने दिनों बाद ये संदर्शिका और हमारे निर्देशिका इनके बारीकियों के बारे में शिक्षकों को सवाल पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं कुछ लोग, तो ये गलत बात है। तो फिर 3 साल से जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हो रहा है, शिक्षक संकुल की बैठकें हो रही हैं, उसमें क्या चर्चाएं हो रही है, उसमें क्या गतिविधियां हो रही हैं, ये हमें समझना है। तो कुछ लक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, फिर मेरे साथी अधिकारीगण आपको विस्तार में प्रस्तुत करेंगे, और उसके पश्चात मैं सभी को समाहित करते हुए इस सेशन को अंतिम सारांश आपके सामने प्रस्तुत करते हुए क्लोज करूं। ये आज की रूपरेखा है। सबसे पहले ये जो आगे आपके स्लाइड दिख रहे हैं, ये जनपदवार ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैरामीटर को संतृप्तिकरण करने की स्थिति है। आप देख रहे हैं कि कुछ ज्यादातर स्कूल 11 से 15 पैरामीटर में आच्छादित हैं अथवा 16 से 19 पैरामीटर में आच्छादित हैं। मैं उन विद्यालयों के प्राध्यापकों को और अधिकारियों को, वहां के जिलाधिकारी, सीडीओ जिनके नेतृत्व में अंतर विभागीय समन्वय से ये कार्य हो रहा है, उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये मूलभूत आधार है हमारा, और हमें इसमें संतृप्तिकरण 100% करना है। इसमें आधा अधूरा काम छोड़ना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पे 10 से कम पैरामीटर आच्छादित हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि लगातार 4-5 साल से आपको हस्तांतरित की जा रही है, उसके बावजूद
कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि से ही 10-15 पैरामीटर आच्छादित किए जा सकते हैं अच्छे नेतृत्व में, अच्छे प्रधानाध्यापकों से, ग्राम पंचायत का सहयोग लेते हुए, ब्लॉक का सहयोग लेते हुए, अंतर विभागीय समन्वय से। अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां के शिक्षकों में टीम वर्क नहीं है, कायाकल्प के प्रति भावना नहीं है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य मंशा के विपरीत है, प्रतिकूल है। नवंबर में जो सर्वे हो रहा है उसमें अगर कोई भी स्वतंत्र सर्वे में हमें पैरामीटर्स आच्छादन में इस तरह की स्थिति मिलेगी तो प्रधानाध्यापकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। मेरा अनुरोध है शिक्षक साथियों से कि कृपया कदम बढ़ाएं, अपने बीडीओ से संपर्क करें, अपने ग्राम पंचायत प्रधानों से सहयोग करें, ले लें, वहां स्थानीय विभिन्न वित्तीय स्रोत की योजनाओं से समन्वय स्थापित करें, चाहे वो नरेगा की हो, बाउंड्री वॉल बनाने का, खेल का मैदान बनाने का, किचन गार्डन बनाने के लिए, ग्राम पंचायत से लघु मरम्मत, शौचालय की क्रियाशीलता, किचन शेड की क्रियाशीलता, पेयजल की व्यवस्था का क्रियाशीलता। अभी विद्युत विभाग और जल निगम के माध्यम से पेयजल एवं विद्युत के आच्छादन के लिए कार्रवाई हो रही है, उसमें प्रतिभागिता सुनिश्चित करना है। अगर कहीं पे भी बीईओ द्वारा, बीडीओ द्वारा या कहीं किसी स्तर पे आपको सहयोग नहीं मिल रहा है तो विद्या समीक्षा केंद्र में आप फोन करिएगा, हम उनसे संपर्क करके आपको मदद करवाएंगे, समस्याओं को सूचीबद्ध करके उसको हल करवाएंगे। लेकिन इतने सालों के अभियान चलने के बावजूद भी अगर कोई विद्यालय आच्छादित नहीं है तो जिन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर विभाग को गौरवान्वित करने का काम किया है उनकी मेहनत में भी हमें प्रतिकूल प्रभाव हम डालने का काम हम करेंगे, ये गलत बात। हम सबको इसमें इस अभियान को सफल बनाना है। इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियाशील किया गया है, उसको अभी हम लोग अंजाम तक पहुंचा के जितने भी 10-15% काम बचा हुआ है उसको 100% पूरा करना है इसी शैक्षिक सत्र में। इसके लिए समीक्षा करिए, कॉम्पोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का सदुपयोग, चाहे वो ब्लैक बोर्ड क्रियाशील हो तो उसको सुनिश्चित कराइए, विद्युत की अंतरिंग वायरिंग सुनिश्चित कराइए, कहीं रैंप या रेलिंग नहीं बना है, शौचालय में टाइलीकरण नहीं हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, विद्युत संयोजन नहीं हुआ है, हैंड वॉशिंग यूनिट नहीं है, ये सब छोटे छोटे लघु कार्य है जो कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि ग्राम पंचायत की धनराशि से 100% किया जा सकता है, ये आप सुनिश्चित करा लीजिएगा। और स्कूल के प्रांगण को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना अति आवश्यक है। इसको लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको निर्देशित कर रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो कृपया इसको आप लोग 100% सुनिश्चित कराइए। एक और समस्या लगातार मीडिया और विभिन्न स्रोतों से हमारे संज्ञान में आते हैं, शासन में संज्ञान में आती है कि झज्जर विद्यालय में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल में लगातार ये अभियान चला है। बहुत सारे झज्जर विद्यालयों को जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यदायी संस्था द्वारा झज्जर घोषित करते हुए, नीलामी करते हुए मलबा हटवाने का काम किया गया है। जब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती तो वैकल्पिक व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है और हमारे शिक्षा विभाग की। कहीं पे कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो जहां पे गंभीर कार्रवाई करने पे हमें बाध्य होना पड़े। तो मेरा अनुरोध है सभी शिक्षक साथियों से कि इस तरह की प्रवृत्ति से बचें, और अगर झज्जर भवन नहीं कार्रवाई कोई हो रही है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से, उच्च अधिकारियों से अवगत कराते हुए उसको पूर्ण कराएं, और जितनी धनराशि अभी प्रेषित की गई है उन उस धनराशि का सदुपयोग करते हुए उपभोग देते रहेंगे तो अगली किस्त भी जारी होगी कि इन झज्जर विद्यालयों को पुनर्निर्माण हम लोग सुनिश्चित करें। इसी के साथ करीब 20,000 से सबसे पुराने विद्यालयों में रिजुविनेशन के लिए धनराशि हस्तांतरित की गई थी। इसमें विभिन्न घटकों में विभिन्न गतिविधियों में कार्रवाई करनी है जो आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे भरा था। इसी वित्तीय वर्ष में ये धनराशि का उपयोग हमें करना है और 100% कार्रवाई पूर्ण करने, छोटे छोटे काम है, इसमें कोई शोषण कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर
विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से आपको फोन जाएगा। निडर होके आप निसंकोचित होते हुए बताइएगा कि अगर किसी ने शोषण किया, कटौती की, आपको धनराशि हस्तांतरण करने में, और उसके पश्चात 100% उसका उपयोग करते हुए 100% गुणवत्ता पूर्वक कार्य परिसंपत्तियों का सृजन करना है, ताकि हमेशा के लिए ये विद्यालय पुनर्निर्माण इनका हो जाए। इस धनराशि को भी सदुपयोग करना है। कुछ जनपदों में डीबीटी के कार्य में बहुत लापरवाही बरती गई है और शिथिलता का परिचय दिया गया है। कानपुर देहात, चित्रकूट, कानपुर नगर, सोनभद्र, गोरखपुर, इटावा, हरदोई, जालौन, महाराजगंज, आजमगढ़, ये 25 न्यूनतम प्रगति वाले जनपद है, जहां अभी भी काफी मात्रा में बच्चों का या तो आधार बना नहीं है, जिसके लिए विभिन्न साधन दिए गए हैं। बहुत सारी एजेंसीज को शिविर लगाने के लिए नामित किया गया है। शासकीय एजेंसीज भी तैनात हैं। ब्लॉकों में 2-2 आधार किट उपलब्ध है, या आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन में अभी कमी पाई गई है। कुछ बीओ और बीएसए स्तर पर लंबित हैं, और इसमें फोटो अपलोड करने की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कोई भी बच्चा बिना यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और विंटर में स्वेटर के बिना ना दिखे, ये हमें सुनिश्चित करना है। चाहे वो अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना हो, होम विजिट्स करने हो, पेरेंट टीचर मीटिंग करानी हो, अभिभावकों से छोटे छोटे समूह में बैठकें करने हो, बच्चों के माध्यम से प्रेरित करना हो, पीयर प्रेशर डलवाने की बात हो, एसएमसी की बैठक बुलानी हो, ग्राम पंचायत से सहयोग लेना हो, विभिन्न तरह के हथियार यूज करके 100% अनुपालन हमें करना है। एक सामान्य प्रथा होती है प्राइवेट स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में ये क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं समझ नहीं पा। कृपया करके 100% दिवाली के पहले हम 100% बच्चों को धनराशि हस्तांतरित कर ले, ये आपको सुनिश्चित कराना है। कहीं पे इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। अगले माह में जब हम ये गोष्ठी करेंगे, तो कोई भी जनपद इसमें वांछित ना रहे कि हमारे बच्चे, अभिभावक अभी छूटे हुए हैं डीबीटी की धनराशि 1200 रुपए हस्तांतरण करने से। एक बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग हम लोग कर रहे हैं 7 घटकों में, हर एक ब्लॉक का, जिसमें पीओ का मूल्यांकन, वहां की पूरी टीम का मूल्यांकन, एआरपी, शिक्षक संकुल, हेडमास्टर, सभी का मूल्यांकन होगा। प्रत्येक त्रैमास पे हमारे डाइट के छात्र छात्राएं स्कूलों में जाके प्रत्येक विद्यालय का निपुण असेसमेंट करेंगे, कक्षा 1 से 5 तक की, फिर 6 से 8 का भी होगा, और ये ऐप के माध्यम से होगा, निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से, और इसमें थर्ड पार्टी भी अभी जुड़ रही है। तो ये आउटकम आधारित मॉनिटरिंग हो रही है। प्रत्येक विद्यालय का हर एक 100% उस ब्लॉक में विजिट हुआ है कि नहीं, जियो फेंसिंग के साथ। क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, ब्लॉक टास्क फोर्स जो एसडीएम की अध्यक्षता में और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में है, क्या वो विजिट्स अपने टारगेट के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं? कायाकल्प का आच्छादन प्रतिशत क्या है? कितने टीचर्स अनुपस्थित मिले, लेट आते हुए मिले, जल्दी एग्जिट करते हुए मिले, या बच्चों का एवरेज अटेंडेंस क्या रहा है उस ब्लॉक में? इन बिंदुओं पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करके ही ये रैंकिंग हो रही है। और इस रैंकिंग में जो सबसे कम प्रगति वाले पीओज रहेंगे, ब्लॉक्स रहेंगे, उनके साथ हम लोग अलग से समीक्षा करते हुए, उनके ब्लॉकों में निरीक्षण करवाते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। अगर वित्तीय अनियमितता मिलेगी तो विजिलेंस जांच तक उसमें होगी। ये सभी बीओज को इसमें अपने रैंकिंग को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। डेटा इंटीग्रिटी, ट्रुथ रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक दिन इस सपने को जीते हुए, इन गतिविधियों को बहुत गहराई में काम करते हुए, लेवल 5 एग्जीक्यूशन दिखाते हुए क्रियान्वयन करना है। कोई कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें फर्जी डेटा भरने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होगा। हमारे पास एआई टूल्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि अभी नेट की परीक्षा हुई, कहाँ कहाँ नकल हुआ, ये भी हम लोग आसानी से पकड़ रहे हैं। तो श्रद्धा पूर्वक, कटिबद्धता से काम करेंगे, वो हमारे सुपरस्टार्स हो जाएंगे। और जो
प्रतिकूल काम करेंगे लक्ष्यों के, उनके खिलाफ कार्रवाई होने से कोई नहीं बचा। तो कृपया करके इस रैंकिंग को बीओ से और बीओ की टीम, चाहे वो एआरपी के साथ हो, शिक्षक संकुल के साथ, बहुत गहराई में काम करते हुए क्रियान्वयन करें। बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला अभी एआरपी के साथ आयोजन हुई हर जनपद में। इसमें हमने 3 चीजों के बारे में आपके साथ साझा किया है, जो हम चाहते हैं कि आप स्कूलों तक धरातल पे इसको अंगीकार कराएं और लागू कराएं। सबसे पहला कि जितना भी एकेडमिक कंटेंट है, चाहे वो टीएलएम का प्रयोग हो, चाहे वो टीचर गाइड हमारा संदर्शिका, जिसको हम अपना गीता कुरान बाइबल मानते हैं, उसको 100% उसमें मास्टरी प्राप्त करते हुए एआरपी के माध्यम से संकुल और हेडमास्टर स्कूल के टीचर्स तक उसको साझा करना, उसकी बारीकियों को बताना और उसको लागू करना, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस करते हुए हो, या रोल प्ले करते हुए हो, या उसमें टीचर्स को आपस में प्रेरित करके पीयर लर्निंग करने की हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग करने की टेक्निक से हो, या क्रिएटिव रिस्क लेने के लिए प्रेरित करने की बात हो। दूसरा, करीब 10 से 15 टीम बिल्डिंग गतिविधियां हमने दी। मैं महसूस कर रहा हूं कि फील्ड लेवल पे टीम भावना नहीं है, चाहे वो एआरपी शिक्षक संकुल के बीच में हो, बीओ एआरपी के बीच में हो, एआरपी हेडमास्टर्स के बीच में हो, हेडमास्टर्स अपने साथी शिक्षकों के साथ, शिक्षा मित्र अन्वेषकों के साथ हो, हर स्तर पर टीम वर्क, संकुल में आपस में टीचर्स के बीच में हो। तो ये टीम बिल्डिंग गतिविधियां करिए, एक दूसरे को समझिए, पहचानिए, चर्चा करिए, वार्ता करिए, एक दूसरे के साथ गप्पे मारने की प्रवृत्ति हो, एक दूसरे के साथ दोस्ती रखने की बात हो, एक दूसरे के प्रतिभा पे, एक दूसरे के अभिनव प्रयासों पे गौरव करने की बात हो। ऐसी चीजों में हमें अपना टीम वर्क, टीम बिल्डिंग गतिविधियां बढ़ानी है। और तीसरा घटक, नए कार्य संस्कार अंगीकार करने की बात है। अगर हमारे 6 लाख शिक्षक ये नए कार्य संस्कार जो हमारे शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अभिभावक के रूप में आपको अपने संवाद में बता रहे हैं, तो ये आपने अंगीकार किया, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव और क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे स्कूलों में, कक्षाओं में देखने को मिलेगा। मैं अनुरोध करूंगा, जो इन कार्यशालाओं में आप लोगों ने रोल प्ले किया, सिचुएशनल एनालिसिस किया, सिनेरियो प्लानिंग किया, टीम वर्क, टीम बिल्डिंग गतिविधियों के बारे में चर्चा की, वो संकुलों की बैठक में, आपके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के विजिट्स में टीचर्स के साथ साझा किया जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग ये 6 महीने लगातार इसको करेंगे इस सत्र में, तो ये रूटीनाइज हो जाएगा, ये एक सामान्य प्रवृत्ति, सामान्य कार्यशैली हो जाएगा। फिर हमें कोई अटेंडेंस मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पेक्शन व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी पीओ लेवल पे, बीएसए लेवल पे मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सस्पेंशन, बहाली, ये सब विसंगतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पारदर्शिता के लिए नया कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये मानना है, दृढ़ विश्वास है, संकल्प है कि हमारे शिक्षक साथीगण उत्कृष्ट दक्षता के, उत्कृष्ट संभावना रखते हैं। और हर एक को अगर मनोबल ऊंचा रखा जाए और एक टीम बिल्डिंग का माहौल हमने दे दिया, तो क्रांतिकारी परिणाम किसी भी प्राइवेट विद्यालय के तुलना में हमारे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक देने में कामयाब होते हुए दिखेंगे हम। मेरा अनुरोध है कि कक्षाओं में इसको लागू करने के लिए अपनी क्षमता, अपनी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को हमें सुधारना पड़ेगा, एकेडमिक कंटेंट की जानकारियों को बेहतर करना पड़ेगा, क्षमता वृद्धि स्वयं की करनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना ये भी है कि सभी शिक्षक साथियों को बहुत सुखद अनुभूति होगी, बहुत आनंद और उल्लास का एहसास होगा अगर इन गतिविधियों करेंगे। आपको अपने काम पे गौरव होगा, अपने विभाग पे गौरव होगा, अपने टीम पे गौरव होगा, और आपके विद्यालयों में उसका असर दिखने को मिलेगा। अपना मनोबल ऊंचा रहेगा, तो सारी चीजें, व्यक्तिगत से लेके सामूहिक से लेके सामाजिक से लेके सारी गतिविधियों में आप बेहतर योगदान दे पाएंगे, बेहतर
कार्यशैली का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि ईआरपी कार्यशालाओं में जितने भी चीजें आपके साथ साझा की गई हैं, उसको अगले 1 महीने के भीतर कक्षाओं में प्रदर्शित करने के लिए, चाहे वो निरंतर सुधार की बात हो, चाहे वो लर्निंग के एटीट्यूड, निरंतर सीखने की चाहत, एक भावना रखने की हो, एक दूसरे के साथ सहभागिता, कोलैबोरेशन लाने की बात हो, सभी को साथ लेने की प्रवृत्ति हो, समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए समस्याओं को उजागर करने के एटीट्यूड के विपरीत एक निदान की ओर आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड रखने की बात हो। जितने अच्छे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, सफलता की कहानियां उभर के आ रहे हैं, नए टीएलएम उभर के आ रहे हैं, नए टेक्निक पद्धतियां पेडागोजी के आ रही हैं, उन सबको अंगीकार करते हुए, सीखते हुए उसको कक्षाओं में लागू करना, एक दूसरे पे गौरव करना, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का परिचय देते हैं उन्हें। लगातार जितने भी चीजें आपको आपके मास्टर ट्रेनर्स द्वारा, अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है, उसको एक्टिव लिसनिंग के साथ अंगीकार करना, जो सही चीज है उसके लिए खड़े होने की दृढ़ शक्ति रखना, और लगातार लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, हमारा मेन लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट हमें लगातार करते रहना चाहिए कक्षाओं में। जितने भी पद्धतियां दी गई उसका 100% प्रोसेस एडियरेंस हमें दिखाना है, एक दूसरे के प्रति संवेदना हमें व्यक्त करनी है, और एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। कुछ टीचर्स में मैंने देखा है वार्ता करते हुए कि सब कुछ जानते हैं कि प्रवृत्ति आ गई है, वो ही हमारी सबसे बड़ी विडंबना बन जाती है, सबसे बड़ी विफलता का कारण बन जाता है। निरंतर सीखने की चाहत रखते हुए ह्यूमिलिटी दिखानी है। निपुण प्रदेश कायाकल्पित विद्यालय के संकल्प को पूरा करने की प्रवृत्ति देखनी है। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं तो हार मान रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये सिस्टम कभी सुधर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है बहुत बड़ा बदलाव हमारे शिक्षकों साथियों ने लाए हैं स्कूलों में, कक्षा में, उनके उन्हीं से सीख के हम लोग ये गतिविधियां आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अपने आप को एक उदाहरण की तरह खड़ा करना, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल क्रिएट करना, एक दूसरे पे विश्वास करना, सिस्टम को मजबूत बनाना, ताकि हम एक हमारे सिस्टम पे पूरे जनमानस को विश्वास आ जाए, एक दूसरे का सम्मान करना, निरंतर क्रिएटिविटी को परिचय देना, और खुद के मूल्यांकन करते हुए अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियों को महसूस करना और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करना, ये जरूरी है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है कि हम देख रहे हैं कि छात्रों की उपस्थिति कम होती जा रही है, या ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो हमें गौरव का विषय नहीं होते। नेट के एग्जाम के दिन लगभग 25 से 30% वृद्धि दिखती है। क्या परीक्षा के दौरान बच्चे आ रहे हैं और बाकी दिनों में नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है? इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इसका सोर्स अपॉर्चनमेंट करना जरूरी है कि क्या कारण से ये 30% गैप नजर आ रहा है। क्या सामाजिक कारण है कि उनको आर्थिक गतिविधियों में परिवार ने तैनात किया? क्या अज्ञानता है कि अभिभावक अज्ञान है कि बच्चे को हो सकता उन अभिभावकों ने एस्पिरेशन समझे नहीं है, अवसर को पहचाना नहीं है, मार्केट में क्या क्या अवसर है, और शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं बच्चों को नियमित स्कूल में जाना कितना उपयोगी है और उनको दक्षता प्राप्त करना कितने उपयोगी है बुनियादी। क्या इसमें हमारे स्कूलों का गवर्नेंस का इशू है? क्या स्कूलों में समय से ना खुलना, समय के पहले बंद होना, मिड डे मील ना चलना, सामग्री उपयोग ना होना, शिक्षकों द्वारा रुझान ना दिखाना, आत्मीयता बच्चों के साथ नहीं दिखाना, ये कारण, विभिन्न कारणों से ये हो रहा है, कोई एक कारण नहीं है। इसके लिए हमें दोनों चीजें करनी है। एक प्रवर्तन जो हम लोग लगातार करेंगे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जहां गवर्नेंस इशू है उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने ये भी महसूस किया कि अगर एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया जाए तो बहुत बड़ा परिणाम आएगा। अब जिन विद्यालयों में निरंतर पेरेंट्स के साथ मीटिंग हो रही है, जहां एनुअल डे फंक्शन हो रहा है, जहां बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, जहां बच्चों के साथ अच्छे आत्मीयता के साथ टीचर व्यवहार दिखाते हैं, जहां खेल आधारित गतिविधियां हो रही हैं, जहां लाइब्रेरी का प्रयोग हो रहा है, कविता कहानियां पढ़ाई जा रही हैं, वहां बच्चों की उपस्थिति कम से कम 10 से 20% बढ़ी हुई मिलती है। जहां हेडमास्टर का नेतृत्व दिखता है, गवर्नेंस उच्च कोटि का दिखता है, वहां 10 से 20% वृद्धि दिखती है। ये आसानी से 1-2 महीने में हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन अभी
लॉन्च होने जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे शिक्षक साथियों को कि उस कैंपेन को समझ लें और अपने ग्राम पंचायत में, विद्यालयों में बहुत प्रतिबद्धता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ लागू करें। अभी निपुण विद्यालयों की स्थिति बहुत कमजोर है। बहुत कम बच्चे निपुण बालक बालिकाएं हैं। बहुत कम विद्यालय एक ब्लॉक में निपुण विद्यालय हैं। इसमें एक लंबी छलांग हमें इस साल मारनी है। मैं बहुत ही उत्सुक हूं और बहुत ही बड़ा दाव है हमारा कि एआरपी विद्यालय, नॉमिनेटेड विद्यालय और शिक्षक संकुल विद्यालय बहुत बड़ी मात्रा में इस बार इस शैक्षिक सत्र में निपुण हो जाएंगे। मेरा ये निरंतर मानना है कि, और शिक्षकों का लगातार ये फीडबैक है कि संदर्शिका के आधार पर पढ़ाई करेंगे तो 6 महीने से 1 साल के भीतर हमारे बच्चे निपुण हो जाएंगे। बस हर एक टीचर 25 से 50 बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, उपचारात्मक शिक्षा और शैक्षणिक चक्र का 100% पालन करते हुए पढ़ाई कराएं, नियमित आंकलन कराते रहें, तो हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हजारों की तादाद में इस बार हमारे निपुण विद्यालय उभर के आएंगे, जिनका स्व मूल्यांकन करते हुए स्वतंत्र मूल्यांकन भी हम करेंगे और उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे, जिसमें पहली बार पूरे देश में ग्रेड कॉम्पिटेंट विद्यालयों की घोषणा होगी, जो एक ऐतिहासिक कदम हमारे प्रदेश के लिए होगा और शैक्षणिक शिक्षा क्षेत्र के लिए होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे शिक्षक साथियों के कारनामों की वजह से हम हासिल कर पाए, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो जाएगा। ये हमें इस साल हासिल करना है और इसमें पूरे प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। अभी जनवरी में, दिसंबर में आपके नॉमिनेशन के बाद स्व मूल्यांकन होगा और जनवरी में स्वतंत्र मूल्यांकन होगा, जो हमारा एक तरह से बेसलाइन होगा हर जनपद का। और फिर 1 साल बाद मिडलाइन और फिर 2025-26 शैक्षिक सत्र में हम इनलाइन करेंगे। उम्मीद है कि तब तक हम लोग निपुण घोषणा पूरे प्रदेश का कर पाएंगे। अभी जो ईआरपी नॉमिनेटेड विद्यालयों की स्थिति बहुत कमजोर है। आप देख रहे हैं कि जनपदवार स्थिति 24% से 40 से 50% के बीच में बच्चे निपुण उभर के आ रहे हैं। जिन जनपदों में अच्छी पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, प्रोसेस एडियरेंस दिख रहा है, वहां पे बेहतर प्रतिशत बच्चों का निपुण स्पॉट असेसमेंट में सैंपल असेसमेंट दिख रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इस डेटा को उतना मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, ना विश्लेषण कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये डेटा जब दिसंबर में हम लोग देखेंगे, तो अगले 2-3 महीने में जो संदर्शिका आधारित पढ़ाई, टीएलएम का प्रयोग और टीचर ट्रेनिंग का असर दिखेगा, ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल कंटेंट को आप प्रयोग करते हुए दिखेंगे, तो छात्र उपस्थिति, कक्षाओं में संचालन और दक्षताओं में सुधार भी हमें बहुत दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आप संदर्शिका के माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं, टीएलएम का प्रयोग करते हुए पढ़ा रहे हैं। ये प्रयोग हमें बहुत क्रांतिकारी परिणाम हर क्षेत्र में देगा, शायद सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में नहीं, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में देगा। मेरा मानना है कि ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि में से एक है एज अ स्टेट। तो मेरा अनुरोध है कि इसको हमेशा के लिए रूटीनाइज कर दीजिए कि हमारे जनपदों में, स्कूलों में, परिषदीय विद्यालयों में 100% इसका पालन हो। नवंबर में हमारे ईआरपी विद्यालय और शिक्षक संकुल के विद्यालयों में प्रथम 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में डायट स्टूडेंट्स आएंगे और निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 5 के बच्चों को मूल्यांकन करेंगे। और उसमें जो हमारे विद्यालय निपुण विद्यालय के कगार पे आ रहे हैं, उन टीचर्स को भी हम लोग बधाई देंगे और शुभकामनाएं दें, उनको सहयोग करेंगे। और जो न्यूनतम प्रगति वाले विद्यालय दिखेंगे, वहां हम जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और वहां पे आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे, उत्तरदायित्व भी निर्धारित। तो कृपया करके इस मूल्यांकन के लिए एआरपी शिक्षक संकुल और उन विद्यालयों के हेडमास्टर और टीचर्स तैयार रहें। आप सब निपुण विद्यालय बनाने के टूल बॉक्स को तो जानते ही कि संदर्शिका के आधार पर पढ़ाई, निरंतर कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग और उसमें बच्चों को राइटिंग और अन्य गतिविधियां पूरा कराना, तालिका के माध्यम से स्कूल लेवल फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, जो बच्चे पीछे चल रहे हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको दैनिक चयनात्मक कार्य करना और साप्ताहिक कैलेंडर
शिक्षण चक्र को 100% पालन करना। इन गतिविधियों को आप प्रतिदिन दिनचर्या में अपने शामिल करके 100% अनुपालन कराएंगे तो हम क्रांतिकारी परिणाम दे पाएंगे। अभी नवंबर में शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। ब्लॉक लेवल पे उच्च कोटि का इंतजाम किया जा रहा है। इस बार खान पान के धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधा शिक्षकों के खातों में जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप इसके लिए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि टिफिन लेके आना और शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना। जो अपने पीयर्स के साथ चर्चा होती है वो बहुत अमूल्य होते हैं ट्रेनिंग में। उसको उसको भी आप जरूर आगे बढ़ाते रहिए। अपने मास्टर ट्रेनर्स और मेंटर से लगातार हैंड होल्डिंग करवाते रहिए, डाउनलोड करते रहिए सारे डिटेल्स को। जो वीडियो गतिविधियां मटेरियल आपको दिया जाए उसका भली भांति अध्ययन करिए, समझिएगा और उसको प्रशिक्षण में अगर कोई जिज्ञासा है उसको दूर करवाइएगा अपने मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से। और ये उच्च कोटि का ट्रेनिंग हो, ऐतिहासिक ट्रेनिंग हो, आपको यादगार रहे ये 4-5 दिन की ट्रेनिंग और 100% इसको अटेंडेंस के साथ प्रतिभा करते हुए आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग ला रहे हैं जिसका शासनादेश हुआ है और जिसके लिए ऑपरेशनल आदेश आपको अभी अतिशीघ्र प्रेषित किया जाएगा। जो 12 पंजिकाएं आप एक दिन मैन्युअली भर रहे हैं उसको हम अभी प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से, प्रेरणा ऐप के माध्यम से अत्यावधिक रखेंगे ताकि एक पेपरलेस विद्यालय के रूप में आपका विद्यालय चल पाएगा और इससे नियमित अत्यावधिक सूचनाएं प्राप्त होंगी, बहुत अच्छा विश्लेषण हो पाएगा और बहुत बड़ा परिणाम होगा। ये हर क्षेत्र में हुआ है, हम लोग पिसट ही रहे हैं और इसलिए हम लोग अभी लास्ट में ला रहे हैं। हर चीज ऑनलाइन हो गई है, चाहे रेलवे टिकटिंग से लेके पासपोर्ट से लेके इनकम टैक्स रिटर्न से लेके सब कुछ। तो हम हमारे टीचर से क्यों मैन्युअली भरवा रहे हैं चीज। तो अभी हमारे पास ये व्यवस्था है और सरल प्रक्रिया है, आप आसानी से उसको भर सकते हैं। और अभी ये टैबलेट आएगा तो इन पंजिकाओं को हम आसानी से हर विद्यालय में 2 हमारे प्रधानाध्यापक के साथ और सीनियर मोस्ट टीचर के पास टैबलेट रहेगा तो वो इसको अत्यावधिक आसानी से रख सकते हैं और आपको समय की बचत होगी, नगद की बचत होगी और इसमें बहुत बड़े परिणाम ऑनलाइन सिस्टम होने से होगा। सभी शिक्षक साथीगण जो बहुत अच्छा अपना विद्यालय चला रहे हैं, मैं उनसे प्रेरित करूंगा कि आप राह दिखाइए ताकि सब लोग सीखेंगे, सब लोग समझेंगे और उसके बाद उसमें एक तरह से ये एक सामान्य प्रक्रिया रूटीनाइज हो जाएगा हमारे प्रोसेस। मेरा अनुरोध है कि लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बहुत जगह पे निरीक्षणों में हमें अप्रयुक्त प्राप्त हो रहे हैं। इतने अच्छे किताबें, इतने अच्छा इक्विपमेंट आपको प्रेषित किया गया है, चाहे वो गणित किट हो, विज्ञान किट हो। अभी वंडर बॉक्स आंगनवाड़ी केंद्रों में जा रहा है, एफएलएन बॉक्स जा रहा है, 6 से 8 के लिए भी सामग्री प्रेषित की गई है। इसका सदुपयोग होना है। इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट भी है, इसका कैसे उपयोग करना है। रीडिंग कॉर्नर और लाइब्रेरीज के लिए मैनुअल हमने दिया है कि कैसे उसको उपयोग करना है। बहुत बड़ा बदलाव इनके माध्यम से आप कक्षाओं में, स्कूलों में ला सकते हैं। बच्चों के मनोवृत्ति में, बच्चों के मनोबल में, अभिभावकों से रुझान में, सब कुछ में ला सकते हैं। इसका सदुपयोग करने के लिए आप लोग कदम बढ़ाएं। बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए गतिविधियां आपको चलाना है। प्रत्येक महीने अभिभावक और शिक्षकों की बैठक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। होम विजिट्स से बड़ा कोई हथियार नहीं है, कोई बड़ा उससे बड़ा विकल्प नहीं है। हमें करना है उनके व्हाट्सएप ग्रुप बढ़िया चले। बच्चों को खेल के प्रति रुझान करवाना, उनको सुनियोजित तरीके से खेल की गतिविधियां करवाना। नियमित ग्राम पंचायत में शिक्षक चौपाल आयोजन करना, ग्राम पंचायत का सहयोग लेना, ग्राम पंचायत के शिक्षा समिति की बैठकें नियमित आयोजन करना, एसएमसी की बैठक नियमित रूप से होना, मिड डे मील में ग्राम पंचायत और एसएमसी के सदस्यों को जोड़ना। विभिन्न गतिविधियां इसमें कर सकते हैं और इसमें बहुत अभिनव प्रयास भी आपके हाथों से हो सकता है। इसको प्रयोग करिएगा, बहुत आनंद होगा। ग्राम पंचायत आपका रुझान होगा, बहुत जुड़ाव हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में भी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए विभिन्न गतिविधियां आपको दी गई हैं। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का मॉड्यूल दिया गया, ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध है। इनको आप कृपया लागू करिए। स्विफ्ट चैट में अद्भुत कंटेंट है। जियो एम्बाइब का कंटेंट भी आपको अभी ईआरपी और एसआरजी को सिखाया गया है।
वो स्कूल लेवल तक पहुंचेंगे। जहां जहां ICT लैब्स हैं, जहां स्मार्ट क्लासेस हैं, उसमें इस कंटेंट को बच्चे देखें, टीचर्स उसको देख के पढ़ाए, और जहां नहीं है तो स्मार्टफोन के माध्यम से उसका उपयोग करें। जो वीडियो लाइब्रेरी, मैक्स प्रैक्टिस या डाउट नेट है, इन घटकों को समझें, सीखें। व्हाट्सएप चलाने के भांति है, ये इतना आसान है। और नियमित रूप से निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से कक्षा 4 और 8 तक असेसमेंट प्रक्रिया करते रहें, ताकि बच्चों को पता चले कि वो कहाँ खड़े हैं और उनको कितना सफर करना है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन विभिन्न अध्यायों पे काम करते हुए हम लोग निपुण प्रदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं एक और बार हमारे सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और इस शैक्षिक सत्र के लिए बहुत ही उत्सुक और उत्साहवर्धित होते हुए आपको आह्वान करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय और सभी के नेतृत्व में आप सबके बहुमूल्य योगदान से हम लोग अपने निपुण प्रदेश के लक्ष्य, कायाकल्पित विद्यालयों के लक्ष्य को पूरा करते हुए अभिभावकों को जीते, बच्चों को जीते, समाज को जीते, विशेषज्ञ जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनको भी जीते, और एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए हमारे प्रदेश को अग्रणी प्रदेश के रूप में शिक्षा क्षेत्र में खड़ा करें। इस कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे अगले विशेषज्ञ को आमंत्रित करता हूं कि आपके साथ अपने विचारों को साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद। सर, अभी आपने डीजी सर के प्रेरक उद्बोधन सुना। कायाकल्प और निपुण भारत मिशन पे हमारा क्या स्ट्रेटजी है, हमारा पाथवे क्या है, और हम कैसे अभी कहाँ पे हैं, और जो मंजिल हमारी है वहां पहुंचने के लिए हमें कितना रास्ता तय करना है, कैसे तय करना है। मैं आपसे बात करूंगा आज कुछ डेटा पे, कुछ डिजिटल डिजिटल संसाधन पे, और कैसे हम डीपर लर्निंग करा सकते हैं बच्चों की। इसके लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है, कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा हमारी जो स्ट्रेटजी है वो मूल हिस्सा उसका है क्लासरूम प्रैक्टिसेस, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। हमारे लक्ष्य तक रास्ता हमारे क्लासरूम से ही पहुंचता है। हम कम्युनिटी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करते हैं अपने शिक्षक संकुल बैठकों में, और कैसे सपोर्टिव सुपरविजन को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ साथ ही निरंतर हम कॉन्स्टेंट्स को कैसे पहचान करते हैं, और साथ में कोर वैल्यूज जो हमारा निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है उसके लिए हम क्या वर्क करते हैं, और दिन रात कैसे उसी पे वर्क करते हैं। हम जो अप्रोच हमारी होती है वो एक बिल्डर्स की अप्रोच होती है कि हम कितना स्ट्रेटजी पे, कैसे हम नैदानिक रूप में निदान के लिए काम करते हैं और कैसे स्ट्रेटेजिकली वर्क करते हैं। ये सारी चीजें अगर हम करें, हम डेटा को देखें, डिजिटल संसाधनों का उपयोग करें, बच्चों को डीपर लर्निंग कराएं, क्लासरूम प्रैक्टिसेस को अच्छा करें, कम्युनिटी से संपर्क करें, निरंतर संपर्क करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करें, और साथ में एक बिल्डर्स अप्रोच अपनाएं, तो अटेंडेंस और बच्चों का ग्रेड कॉम्पिटेंसी निश्चित रूप से ही बेहतर होगी। मैं आज आपसे इन्हीं ABCD पे बात करने वाला हूँ। आप सर ने भी आपसे डिस्कशन किया स्पॉट असेसमेंट में जो हमारा डेटा आ रहा है। आप देखेंगे कि अमरोहा, अयोध्या, बुलंदशहर, चित्रकूट ऐसे जनपद हैं जहां पे हम 30% भी बच्चे निपुण नहीं हैं, और आप कुछ जनपद देखेंगे जहां पे हम केवल उन्नाव, वाराणसी, सोनभद्र, सुल्तानपुर जैसे जनपद हैं जहां पे हम 60% के ऊपर हैं। इसका मतलब हमें अभी बहुत एफर्ट करना है, और जो हमारी क्लासरूम की स्ट्रेटजी है, जो हमारी आपसे जो टूल्स शेयर किए गए हैं वो इतने पावरफुल एक्सलेटर हैं कि यदि हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो हम ये रास्ता, अभी जो हमारा नवंबर दिसंबर का विंटर वेकेशन के पहले का समय है, यदि उसमें भी हमने अपने टाइम एंड मोशन सही रखा, अपना बेस्ट एफर्ट किया, इस टाइम में भी हम बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंसी का लक्ष्य प्राप्त करा सकते हैं। आप ये जो डेटा देख रहे हैं, ऐसा ही डेटा हमारा है स्पॉट असेसमेंट का। जो आ रहा है डेटा आपका जो ARP और शिक्षक संकुल के विद्यालयों का है, जो 10 स्कूल्स आपको बनाना है, जो लक्ष्य दिया गया था ARP और शिक्षक संकुल को कि हमारे इतने विद्यालय हमें लक्ष्य मिले हैं और मध्यम श्रेणी में इतने विद्यालय हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा वसुंधरा, नेक्स्ट प्लीज। संघर्षशील, अभी आप जो हमारे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
आपके गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, जौनपुर, कुशीनगर, संभल, और बॉटम 5 बांदा, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, बागपत, शामली। ये दिखा रहा है कि हमारे पास अभी चैलेंजेस काफी हैं। इवन जो टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां भी चैलेंजेस हैं, और जो बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी। इनमें हमें दिन रात डेली एफर्ट करना है, और उसी स्पिरिट से करना है कि हम हर दिन लास्ट डे से कुछ बेहतर, कुछ अतिरिक्त करेंगे, तभी हम ये जो हमें अवसर मिला हुआ है उसको हम इन बच्चों को ग्रेट कॉम्पिटेंट बना पाएंगे। और यदि हमने ये अवसर गंवा दिया, एक अवसर गंवा देना मतलब अवसरों की श्रृंखला गंवा देना है। इसलिए हम डेटा इनसाइट्स को देखें और इस पे निरंतर वर्क करें कि ये डेटा इनसाइट्स हमें क्या बता रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में वो चीजें अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं जो हमारा कोर इशू है, कोर नैरेटिव है, कि हम संदर्शिका को लागू कर लें, हमारी विंटर विजिट्स के माध्यम से उसको स्कूल्स को, टीचर्स को सपोर्ट कर पाए, बच्चों को दक्षताओं को प्राप्त करा पाए, शिक्षकों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान, इसका मतलब उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है, चाहे वो कायाकल्प के माध्यम से हो, या प्रिंटेज एटमॉस्फेयर दिया गया हो, या किट्स देनी हो, या पूरी स्ट्रेटजी कि हम ऑन साइट सपोर्ट कैसे दे रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग के लिए, पीयर लर्निंग के लिए हमारे पास संकुल बैठ के हैं। हमारे पास आइडिया है तो हम अकेले क्यों रहें, हम आए, अपने आइडिया को आजमाएं और एक दूसरे से शेयर करें, जिससे कि हम जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है उसमें अपने सारे साथियों, शिक्षक साथियों के साथ एक बेहतर नेटवर्क बना करके बेहतर आउटपुट दे पाए। और इसमें जितना हम प्योर डेटा अपना रखते हैं उतना ही बेहतर हम एफर्ट दे पाते हैं, और हमारा नजर होती है कि हम अभी कहाँ पिछड़ रहे हैं। अमुक स्कूल्स के इतने बच्चों में पिछड़ रहे हैं, या इस ब्लॉक में इतने स्कूल्स में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, या एट अ डिस्ट्रिक्ट। हमें अगर जिले के रूप में बीएसए हैं तो उन्हें पूरा का पूरा डेटा डेली अपने ऑफिस में डिस्प्ले होना चाहिए कि उन्हें कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, किस ब्लॉक में, किन स्कूल्स पे कितने, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका डेली का टारगेट कितना है, अभी उन्होंने कितनी यात्रा कर ली है, कितनी यात्रा बाकी है। ऐसे ही बीओ को सिर्फ बीओएसटी मीटिंग का रिव्यू का पॉइंट नहीं है, ये आपको डेली उस पर वर्क करना है कि हमारे विद्यालय में अगर 200 विद्यालय हैं तो अभी हमारा कितना मध्यम श्रेणी में है, कितना हम निपुण है, कितना संघर्षशील पे हैं, जिससे कि क्लासरूम प्रैक्टिसेस को हम अच्छे से लागू कर पाए, चाहे वो डेटा रिव्यू के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, या शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से, या सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से। आपके साथ सबसे अच्छे टूल्स, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी शेयर की गई है। ये हमारा जो आपका निपुण बच्चों का डेटा आ रहा है, सबसे अच्छा डेटा हर टीचर्स के पास है। उनके पास हर बच्चे की रियल, उनका हर जो एग्जैक्ट है कि लर्निंग लेवल क्या है बच्चे का, वो उन्हें पता है। तो उसी हिसाब से जो आपको टीएलएम है, संदर्शिका है, यदि आप सपोर्ट कर पाते हैं तो एक अच्छा क्लासरूम आप ट्रांजैक्ट कर लेते हैं, बच्चों को ग्रेट कॉम्पिटेंट बना लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे जो डिजिटल संसाधन पे बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिपार्टमेंट ने क्लासरूम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सिर्फ कायाकल्प पे वर्क नहीं किया है, और न ही कायाकल्प पे तो किया ही, आपका क्लासरूम्स मनमोहक बनाया गया है डिफरेंट टीएलएम्स के माध्यम से, प्रिंटेड सामग्री के माध्यम से। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। अभी का जो समय है वो हर बच्चे को इससे हमें जोड़ना ही जोड़ना है, ताकि उनके करेक्टर में ये बिल्ड हो सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकें। इसके लिए फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सारे प्राथमिक स्कूल्स पे 2 टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। कुछ जहाँ पे आपका यूडाइस डेटा में रिपोर्टिंग नहीं थी, वहां पे ऐसे 10,375 स्कूल्स में सिंगल टैबलेट गए हैं, और 880 आपको आईसीटी ब्लॉक्स पे दी जा रही है, इंस्टॉल की जा रही हैं, और टोटल 6,000 के आसपास स्कूल्स हम लोग इस साल के अंदर कवर कर रहे हैं। और इसके साथ ही फेज वाइज में, फर्स्ट फेज में 18,381 स्मार्ट क्लासेस, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग 22,260 आपको अपर प्राइमरी स्कूल स्मार्ट क्लासेस से सैचुरेट करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी छलांग है डिपार्टमेंट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, जहां पे इतना बड़ा आपको डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये डिजिटल संसाधन अपने आप में डिजिटल कंटेंट के साथ हैं, हमारी पूरी स्ट्रेटजी के साथ हैं कि आपको दीक्षा पे क्या कंटेंट मिलना है, जो एम्बाइब का कंटेंट मिलना है, आईआईटी गांधीनगर का कंटेंट मिलना है। तो बच्चे आईसीटी में निरंतर प्रैक्टिस कर सकें, उन्हें डेडिकेटेड टाइम दीजिए।
और ऐसा डिवाइड करिए कि हर बच्चे को कुछ टाइम मिल पाए। आपकी समय सारणी ऐसी बननी चाहिए, हर बच्चे को पर्याप्त मौका मिल पाए। और यदि आपको किसी टीचर को कोई चैलेंज फेस आता है तो ऐसे शिक्षकों के साथ नेटवर्क बनाएं। शिक्षक संकुल बैठकों में ऐसे टीचर्स के माध्यम से पीयर लर्निंग करें कि हम बच्चों को कैसे बेहतर एंगेज कर सकते हैं, कि उन्हें इसका वो जब उनकी अपने पढ़ाई की जर्नी में कभी ये बाधक तत्व ना आए कि डिजिटल से उन्हें कोई हेजिटेशन हो और वो बेहतर एफर्ट कर पाए। तो निश्चित डेडिकेटेड टाइम दीजिए। और इसके दो पक्ष हैं, एक तो सुरक्षा संरक्षा करना है और दूसरा डिजिटल कंटेंट का डेली यूज करना है। टीचर्स ट्रेनिंग कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम बच्चों को बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वसुंधरा प्लीज। और टीचर्स ट्रेनिंग को भी इससे हम बेहतर बना सकते हैं। बच्चों को रोस्टर बना करके अभ्यास करा सकते हैं, बच्चों का कंटिन्यूअस असेसमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा और कम्युनिटी में हमारा जो रीच है, जो एक्सेस है, और बेहतर बनेगी, उनका हम पे विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपसे बात करूंगा अटेंडेंस पे, कि कैसे हम लोगों ने ये आपका डिजिटल माध्यम जो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, यदि आप सही से यूज करें, सही से बच्चों को दिखा पाए, तो आप देखेंगे कि बच्चों के लिए भी चॉइसेस कितनी बढ़ गई हैं। एक बच्चा, उसको आपका संदर्शिका अवेलेबल है, टीएलएम अवेलेबल है, लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल हैं, हर तरह के फिजिकल कंटेंट अवेलेबल हैं। लेकिन यदि जब आप इन्हीं के साथ डिजिटल कंटेंट में आते हैं, मान लीजिए जैसे आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना हो, तो आपने एक बार बच्चे को उसके बारे में जानकारी दी, फिर उसको आपने एक सारी सामग्री जुटा के दे दी कि ऐसे वर्क करना है, और फिर वीडियो दिखाया, और फिर बच्चों की जिज्ञासाओं को दूर किया, उनके प्रश्नों को दूर किया। तो ये डिजिटल फिजिकल दोनों को कनेक्ट करके जब आप बच्चों को दिखाते हैं, तो ये उनपे एक अमिट छाप बन जाती है, जिससे वो अपनी चॉइस की लर्निंग करते हैं और ओनरशिप लेने लगते हैं। यही उनकी डीपर लर्निंग को आगे लाता है। वो बच्चे डीप डाइव करते हैं, वो केवल कंज्यूम नहीं करते इंफॉर्मेशन को या चीजों को, वो देखने से, वॉचिंग अ वीडियो, लिसनिंग टू ऑडियो की जगह वो क्रिएशन की भूमिका में आ जाते हैं। आप बिग बुक्स की कहानी उन्हें सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा अच्छी कहानी खुद करने लगे जब वो वीडियो देखता है। जब आप उसको एंगेजिंग एनवायरनमेंट देते हैं, तो बच्चा कंज्यूम से क्रिएशन की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ डेवलप करता है। और ये जब आप इतना कुछ करते हैं, तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है, टीचर्स जब क्लासरूम्स में कुछ अच्छा करते हैं, तो उसकी गूंज केवल बच्चों तक नहीं होती है, उनके पेरेंट्स तक नहीं होती है, ये सहज रूप से ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट होता है हमारे पेरेंट्स तक, हमारी कम्युनिटी तक। और फिर उनका जो हमारे पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ये हमारी अटेंडेंस बढ़ाती है कि हम क्या क्या प्लेटफॉर्म लेके आए हैं बच्चों के लिए, हमारा कितना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, कितनी हमने डिजाइन किया हुआ है, टेक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बच्चों के लिए। ये सब रिफ्लेक्ट होता है बच्चों के लर्निंग लेवल पे, और साइमल्टेनियसली उनकी अटेंडेंस को भी ये इंप्रूव करता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी सर ने भी डिस्कशन किया कि हमारी अटेंडेंस अधिकांश जनपदों में काफी चैलेंजिंग है। 50% बच्चे हैं, तो इसका मतलब हमने टारगेट को ही अपने आधा कर लिया है। हमारा टारगेट होना चाहिए 100% बच्चे आए, 100% बच्चे ग्रेड कॉम्पिटेंट बने। जब हम अपने टारगेट को इस रूप में लेंगे, तो हमारा एफर्ट भी वैसा ही रहेगा। फिर हम कम्युनिटी से बेहतर सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे बच्चों को अपने पास रखेंगे। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? हमारी स्ट्रेटजी के हिस्से हैं, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, और फिर परिवेश है। ये पूरा का पूरा जो हमारा तरीका है समुदाय को जोड़ने का, जितना बेहतर आपका समुदाय से रिश्ता होगा। सबसे पहला है कि हम बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं, उसको कितना सपोर्ट करते हैं, समुदाय से कितना आत्मीय रिश्ता रखते हैं। ये हमारे पूरे क्लासरूम्स की, स्कूल कल्चर की ये नींव है, सबसे बड़ी नींव है। यदि हम पेरेंट्स को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं, उन्हें प्रॉपर बता पाते हैं बच्चों की अचीवमेंट के बारे में, और क्या फीडबैक पेरेंट्स का है वो जब हम खुद लेते हैं, एड्रेस करते हैं, और हम अपने मिशन के लिए कि हमें इस समय सीमा तक सारे बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाना है, हमारा विजन है कि बच्चों का फ्लो रीडिंग का, अरिथमेटिक, मैथ्स का ये हो जाए, बच्चे इतने अनुच्छेद का 75% सॉल्व कर लें। और जब हम कोर वैल्यूज के लिए जीते हैं, हर दिन कार्य करते हैं और कुछ अतिरिक्त टाइम देते हैं,
तब हमें अपना परिणाम प्राप्त हो पाता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हम होम विजिट्स करें, हम पेरेंट्स से निरंतर मिलें, उनको अपनी जो क्लासरूम की स्ट्रेटजीज है, जो बच्चों का लर्निंग लेवल है वो शेयर करें, क्लासरूम्स की प्रैक्टिसेस बताएं, हम क्या ये बताएं, और परिवेश जितना बेहतर रखेंगे, हमारी अवस्थापना सुविधाएं कैसी हैं, एक खूबसूरत मनमोहक वातावरण का हमने स्कूल दिया हुआ है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, और हम एक स्ट्रेटजी के रूप में डिपार्टमेंट शिक्षक संकुल में शेयरिंग कर रहे हैं, सपोर्टिशन के रूप में हमारे पास बेस्ट मेंटर्स हैं। ये जब सब हम कुछ करते हैं और निरंतर कांस्टेंट से फोकस करते हैं, सिर्फ नहीं कि कांस्टेंट्स को हमने देखा, उन्हें चिन्हित किया और वो दूर किया, चाहे वो अवस्थापना से रिलेटेड हो या हमारी टीचिंग टेक्निक में कोई चैलेंज हो, या हम किसी बच्चे को नीड को समझ पा रहे हैं बट एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सपोर्टिव सुपरविजन या संकुल के माध्यम से हम कितना बेहतर बना पा रहे हैं। तो हमेशा स्ट्रेटेजिकली वर्क करते रहना हमारे लिए एक अच्छा रहता है, और हम बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बना लेते हैं, और तभी हमारा अटेंडेंस भी बेहतर होता है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ मैं आपसे प्रश्न आपके सम्मुख छोड़ जा रहा हूं। हम कैसा शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या वर्षों बाद हमारे बच्चे हमें याद रखेंगे हमारी काबिलियत के लिए, हमारे अपने परफॉर्मेंसेस के लिए, कि हमने उन्हें जीवन में वो सपना दिया, हमने उस अवसर की समता का राह उन्हें दिखाया? क्या हमारे अपने एफर्ट के लिए, हमारे अपने प्रयास के लिए बच्चे हमसे वापस मिलना चाहेंगे? क्या मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जा पा रहा हूं कि बच्चे हमें आजीवन याद कर पाए? और एक क्वेश्चन और ये कि क्या, चाहे हमारे बच्चों को कोई भी विकल्प मिले, कितने बेहतर विकल्प मिले, बच्चे हमारी ही क्लासेस में रहना चाहेंगे, या वो अगर उन्हें विकल्प मिले तो वो किसी और कक्षाओं को ऑप्ट करना चाहेंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे प्रेरित करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि मैं कैसा शिक्षक बनना चाहता हूं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, कि जब हम आप कभी रिटायर हो जाएं तो हम किन बातों पे गर्व कर सकें जो हमें अंतिम समय में भी मुस्कुराहट दे सकें, और ये बच्चे हमें जब आके बताएंगे कि हाँ हमने परिवर्तन उनके जीवन में, हम परिवर्तन के कारक रहे हैं, हमारे चलते ये हुआ है। और ऐसा नहीं, ऐसा शिक्षकों ने करके दिखाया है, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ऐसे हमने खुर्शीद अहमद का स्कूल देखा है, स्वतंत्र श्रीवास्तव का स्कूल देखा है, जिन्होंने ऐसी होम विजिट से, ऐसे ही कोलैबोरेटिव एफर्ट से, ऐसी क्लासरूम प्रैक्टिसेस से सिर्फ बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाई नहीं है, 90% प्लस अटेंडेंस हमेशा मेंटेन की है, और विद उसी ग्रेड कॉम्पिटेंसीज के साथ मेंटेन की है। ये हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो हजारों की कहानियां में भी रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। लेकिन हमारा टारगेट हर बच्चे के लिए है, एक बच्चा भी रह गया तो उसके लिए फिर तो पूरा जीवन पे प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारा टारगेट हर बच्चे को 100% अटेंडेंस, 100% ग्रेड कॉम्पिटेंसी का होना चाहिए, जिससे कि हम उन्हें उनके जीवन में वो मौके उपलब्ध करा सकें, उन्हें उतनी अवसर की क्षमता दिला सकें, उनके सपनों को साकार कर सकें। ऐसे शिक्षकों ने दिखाया है कि हम सच में कहानी बदल सकते हैं। ये कहानी बदल रही है, आप भी इसका पार्ट बनिए और इस कहानी के सबसे सफल, सबसे बेहतर नायक बनिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, हमें निपुण भारत मिशन के बारे में बताने के लिए और हमें आईसीटी, स्मार्ट क्लास और टैबलेट्स के प्रभावी उपयोग के बारे में बताने के लिए। साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इतना प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। आगे बढ़ते हुए मैं श्याम किशोर तिवारी जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे राज्य परियोजना कार्यालय के निर्माण विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, कि वह आए और हमें ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में बताएं। नमस्कार साथियों, कुछ चीजों पर आपसे संवाद करना है। स्कूलों के अनुभव जो देखे जाते हैं, स्कूलों में विजिट तमाम अधिकारी जाते हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं स्कूलों में। जब आपके स्कूल में कोई जाता है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना बहुत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है, जिसपे अभी डीजी सर ने कहीं प्रकाश डाला, आपको चीजें अवगत कराई। लेकिन जो चीज देखी गई है, कंपोजिट ग्रांट एक ऐसी ग्रांट है जिससे हम स्कूल के बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी समस्याओं का, जिनसे आप रोज अपने दैनिक जीवन में दो चार होते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है इसके लिए बेहतर प्लानिंग की। बेहतर प्लानिंग से मेरा आशा है कि कंपोजिट ग्रांट में जो धनराशि जाती है उसमें हम स्कूल में जो हमारे 19 पैरामीटर्स हैं, उन 19 पैरामीटर्स में हम कौन कौन से पैरामीटर है जिनको हम इससे सेचुरेट कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग करना।
इस प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो स्कूल में स्टाफ है, जिसमें प्रधानाध्यापक के साथ और भी है सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और निदेशक। इन सभी लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये पाया गया है, जैसे विजिट में जाने पर ये देखा जा रहा है कि अगर कोई चीज कंपोजिट ग्रांट में इस साल क्या हुआ, यदि प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है तो ये पाया जाता है कि वो कहते हैं, सहायक अध्यापक का जवाब आ जाता है कि नहीं, हमें नहीं पता है, तो केवल प्रिंसिपल को पता है। तो सबसे जरूरी है आपस में सामंजस्य। आप एसएमसी की बैठक कराएंगे, हमारा कौन सा पैरामीटर कंपोजिट गार्ड से संतुष्ट हो सकता है। जैसे हैंड वॉशिंग यूनिट है, 19-20 सत्र में ये अभियान चला के आप लोगों ने काम कराया है। ब्लैक बोर्ड है, शौचालय में नल जल की व्यवस्था है, शौचालय में टाइलीकरण है, रंगाई पुताई है, रैंप रेलिंग है, 20-40 मीटर से कम का विद्युत कनेक्शन है। ये सारे काम ऐसे हैं जो कंपोजिट ग्रांट से आसानी से कराए जा सकते हैं। लेकिन इसके जरूरी है बेहतर प्लानिंग की, आपस में सामंजस्य की। ये सामंजस्य शिक्षकों से और एसएमसी से और प्लस ग्राम पंचायत से, तीनों से आपस में होगा, तभी हम स्कूल को कंपोजिट ग्रांट का बेहतर उसके धनराशि का बेहतर प्रयोग करते हुए एक अच्छे स्कूल के रूप में उसको स्थापित कर पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। कायाकल्प में लगभग 1 लाख से अधिक स्कूल हमारे अच्छे हो गए हैं। अभी सर डाटा दिखा रहे थे जब शुरू में, तो आपने देखा कि मैक्सिमम स्कूल हमारे 16 से 19 पैरामीटर पर सेचुरेट हैं। लेकिन इसके हम जो जहाँ पीछे रह जा रहे हैं वहां हमारी प्लानिंग की समस्या है। तो वो जरूरी है वो प्लानिंग स्कूल लेवल पे आए, और जो 10% की धनराशि आपको स्वच्छता में इस्तेमाल करनी है, उसके अलावा उस स्वच्छता वाली धनराशि के अलावा बाकी जो 90% धनराशि है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी प्लानिंग जरूर हो जाए। कंपोजिट ग्रांट के अलावा स्कूल के लिए आप वहाँ पर ग्राम पंचायत का, पंचायत वित्त का, जो और पैसे जा रहे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग के साथ कंपोजिट ग्रांट के धनराशि के सदुपयोग पर बल दिया जाए। और सभी लोगों को इसके लिए जरूरी है आप यूडैश डाटा को अपना फोकस करें, यूडैश डाटा में फोकस करें। यूडैश में हमारे जो गैप्स है वो क्रिटिकली ठीक से भरे जाएं, ताकि आपके विद्यालयों को जो फंड मिलता है, जो चीजें मिलती है, छात्र संख्या सही अपग्रेड की जाए। इन सब चीजों से आप स्कूल के लिए एक बेहतर प्लानर बन सकेंगे। वसुंधरा जी अगली स्लाइड प्लीज। एक महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि कहीं पे संजोग होता है कि छुट्टी के दिन कहीं बाउंड्री गिर गई या कुछ गिर गई, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हमारे स्कूलों में 2020 में ही 22 जनवरी को इसका शासनादेश हुआ, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि हमको जर्जर भवनों के, सभी जर्जर भवन जो हमारे विद्यालय के कैंपस में स्थित हैं, इनमें विद्यालय न चलाए जाए, उनको एक अभियान चला के चिन्हित करते हुए उनका टेक्निकल तकनीकी समिति के माध्यम से सत्यापन कराया जाए, और इवेल्युएशन के बाद उनको नीलामी की प्रक्रिया कराते हुए उनको ध्वस्त कराया जाए। काफी बड़ी संख्या में आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की है। लगभग 7,000 से अधिक स्कूलों का ध्वस्तीकरण हो चुका है, जो लगातार गतिमान भी है। लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है इसमें, कि अभी भी बड़ी संख्या में जर्जर भवन हमारे कैंपस में खड़े हैं। इनके खड़े होने से बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, जर्जर भवन कैंपस में खड़ा है तो हो क्या जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप एक बच्चे के गार्जियन नहीं है। स्कूल में 100, 200, 400, 60, 70 जितने बच्चे हैं, आप सबके अभिभावक हैं। और बच्चे समूह में किधर भी मूव हो सकते हैं। कोई भी समूह को नियंत्रित करना कठिन है यदि उनको ठीक से गाइड ना किया जाए। तो लंच के समय बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, छुट्टी के समय एक साथ होते हैं। तो जर्जर भवन जहाँ अगर खड़ा होगा, बच्चे उधर गए, कोई ऐसा हादसा हो गया, तो एक नई समस्या होगी, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान आप होंगे। सबसे पहली कार्रवाई आप पे होगी कि आपने, तो उसके लिए जरूरी है कि जर्जर भवन का जो जर्जर भवन है, वहां किसी बच्चे का प्रवेश रोका जाए, उसको चिन्हित कराया जाए, उस पर जो निर्देश दिए गए हैं उस पर स्पष्ट शब्दों में उसको लिखा जाए। निष्प्रयोज जर्जर भवन जो उसको आपको निर्देश दिए गए हैं, वैसा उस पर अंकन किया जाए, उनका ध्वस्तीकरण कराया जाए, बच्चों का प्रवेश उसमें प्रतिबंधित करा दिया जाए। इसके लिए आपको अलर्ट मोड पर आना है और बीईओ से संपर्क करके इसका यथाशीघ्र जो समिति है उससे वैल्यूएशन करा देना है। एक बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी तो आपको फिर उसके लिए उसका प्रस्ताव उपलब्ध होगा। तो यहाँ से आपको नया भवन, उसके लिए अगर जरूरी होगा तो नया भवन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। जर्जर भवन गिर जाने के बाद जो धनराशि आपको प्राप्त होगी वो एसएमसी के खाते में रहती है। उसका विद्यालय में किसी और पैरामीटर में, किसी और विकास कार्य में आप उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप बीईओ के माध्यम से
हमारी क्या कार्य योजना है, हम इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो प्रस्ताव बना के बीओ के माध्यम से बीएसओ को भेजिए और जिलाधिकारी से सम्यक रूप से अनुमति लेकर के आपको अवगत करा देंगे कि हाँ ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हम जर्जर भवन जो ढांचे हमारे खड़े हैं अनुपयुक्त, इनका ध्वस्तीकरण करा दें ससमय। ये आपसे विशेष सहयोग और विशेष आपका ध्यान इस पे आकृष्ट करना है। वसुंधरा जी अगली स्लाइड। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 20,000 स्कूलों के लिए जो पुराने स्कूल हैं उनमें रेजिग्नेशन का पैसा धनराशि प्रेषित की गई है। इनमें बहुत सारी मदें हैं, जैसे बालक बालिका शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है, बाउंड्री वॉल है, बृहद मरम्मत है, छत की मरम्मत है। ऐसे कई से कार्यों के लिए आपको विद्यालयों को धनराशि प्रेषित की गई है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इसमें जैसे छत हमारे